यस पीपल, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होकर। आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हम चैप्टर करें दिस इज फाइनल अकाउंट ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो तो आप फाइनल अकाउंट कैसे बनाओगे, हम आज करेंगे इसकी चर्चा। या मैंने लिख तो दिया लेक्चर नंबर 1, ये लेक्चर नंबर 1 और लास्ट यही है। इसी लेक्चर में सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म। कारण क्या है, एक तो ये चैप्टर इतना आसान है, दूसरी बात इसके अंदर क्वेश्चन ही एक है। अच्छा सर, अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या करती हैं, गुड्स को क्या करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। हाँ सर, बनाएंगी। अब गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगी तो ये फाइनल अकाउंट बनाते वक्त नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बनाता है सर? एक सबसे पहले बना जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने कहा ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट। ये तो नॉर्मल बिजनेस, सारे बिजनेस वाले ऐसे करते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वाले क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से भी पहले एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से भी पहले बनाया जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या बनेगा, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद बनेगा पीएनएल, और पीएनएल के बाद बनेगी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए। मैंने कहा हाँ। और सर पीएनएल बनाया जाता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। मैंने कहा हाँ। और सर बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए, एसेट्स की सिचुएशन, लायबिलिटीज की सिचुएशन, और यू कैन से दैट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो सर ये बताओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है एक चीज कैलकुलेट करने के लिए, उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब जो गुड्स हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। अच्छा जी, इसकी कॉस्ट को ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर। सेल और इस कॉस्ट के जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट किया जाएगा जीपी, फिर एनपी, फिर आपकी बैलेंस शीट बनेगी जैसे बनती है। मतलब कुल मिला के में क्या चीज समझनी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या कहता है, इसको पढ़ना करें स्टार्ट। द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जनरली प्रिपेयर सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनाएंगे एज पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट इन एडिशन टू द ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अलावा अतिरिक्त एडिशन में बनाएंगे। द ऑब्जेक्टिव्स टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपको क्या पता चल जाएगी जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस चीज की, फिनिश गुड्स की। फॉर असेसिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आर देन ट्रांसफर टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू द ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाया है सर? हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता लगाने के लिए। अगर हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है तो हम अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर पाएंगे कि हमारी कॉस्ट कम है या हमारी कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है, बच्चों वाली बातें। ट्रेडिंग अकाउंट शो द जीपी वाइल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शो कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कह रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट तो ग्रोस प्रॉफिट बताता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीओजी बताएगा, सीओजीएस। अच्छा सर, वो जो था ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ, जो हमने गुड्स बेची हैं उसकी कॉस्ट बताएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील विद द रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किससे डील करता है जी, रॉ मटेरियल से डील करेगा, डब्ल्यूपी से डील करेगा। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट किससे डील करेगा, फिनिश गुड्स से डील करेगा। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। अब जब मटेरियल की हमने बात की थी बहुत पहले, तो हमने कहा था ये तीन तरह का होता है। एक होता है मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ सर, एक था रॉ मटेरियल, एक थी हमारी डब्ल्यूआईपी, और एक क्या थी हमारी फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स वो थी जो हम बेच रहे थे, रॉ मटेरियल वो था जो हम लेकर आए थे। इस रॉ मटेरियल की चर्चा और इस डब्ल्यूआईपी की चर्चा अब की बार कौन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और फिनिश गुड्स की चर्चा कौन करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाने से क्या बन जाएगा, सीओजीएस, और इस सीओजीएस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, बस। और क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर। ठीक है जी। सबसे पहले बात करता है, एक कॉस्ट हमें निकालनी है, वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे पहले कहता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम बच्चे को पता है कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ सर सही बात है, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ, ध्यान से, रॉ मटेरियल, माइनस क्या कर दें जी, क्लोजिंग स्टॉक, किस चीज का, रॉ मटेरियल का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर से देखिए हमने क्या लिखा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू आरएमसी, रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सब जोड़ दो तो ये क्या आ गई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। भैया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सब कुछ जोड़ दिया, बात खत्म। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, किस में जोड़ दिया हमने, आरएमसी में जोड़ दिया। तो जो चीज सामने निकल गई आई वो क्या चीज सामने निकल कर आई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब कहता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो बच्चे को पता है, कोई भी चीज कंज्यूम निकालनी तो कैसे निकलेगी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। फिर बात करता है इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। कह रहे इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाओ। मैं निकाल लो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व कर देते हैं। यहाँ क्या लिखे हैं जी, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। इसको मैं थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन नंबर 1। सर ऐसा सॉल्यूशन पेपर में आएगा क्या, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, आपने पिछले जन्म में गौ दान कर रखी हो तो हो सकता है 2 नंबर का आ जाए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अच्छा सर 2 मार्क्स का तो आ ही सकता है, मैंने कहा हाँ आ सकता है। 1 लाख यूनिट पर प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री, पर यूनिट रॉ मेटल कॉस्ट इज ₹10 एंड पर यूनिट लेबर कॉस्ट इज ₹5। ठीक है जी। दैट अपार्ट इट वाज एग्रीड टू पे रॉयल्टी एट दैट ऑफ 3 पर यूनिट टू बी जैपनीज कोलैबोरेटर हु सप्लाई टेक्नोलॉजी। अब हमने 1 लाख यूनिट बनाई है, मेटेरियल हमारा लग रहा है 10 रुपए का, लेबर हमारी लग रही है 5 रुपए की, और एक जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, उसने मेरे को चीज बनानी सिखाई है और हम रॉयल्टीज को दे रहे हैं 3 रुपए पर यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना। सॉल्यूशन देखें क्या लिखें, कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लो जी, अब हम क्या निकालना स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कितनी यूनिट बनाई हमने, 1 लाख यूनिट से हमारी 1 लाख। अब इस 1 लाख यूनिट पर सबसे पहले क्या लगाया, आरएमसी। सर हमें याद है रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल लगाया हमने 10 रुपए के हिसाब से, तो टोटल पैसे कितने हो गए, 10 लाख रुपए। मेटल के बाद हमने क्या लगाया जी, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस बताएं कितने रुपए थी, सर डायरेक्ट वेजेस थी एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट, और 1 लाख हमने क्या बनाई है यूनिट्स, तो ये भी कितने हो गए 5 लाख, 5 लाख रुपीज। उसके अलावा हमने डायरेक्टली क्या पे करी है, रॉयल्टी। हाँ सर, जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन को 3 रुपए के हिसाब से हमने क्या दिया है, रॉयल्टी पर यूनिट, और 1 लाख हमारी है यूनिट, तो टोटल पैसे कितने हो गए जी, 3 लाख रुपीज। 5 + 3 8, 8 + 7 कितने हो गए, 18 लाख रुपीज। 18 लाख रुपीज इज योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बताओ। अब अगर आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट पेपर में दे सकता है तो बताओ इससे अच्छी बात ही क्या है, मेरे हिसाब से नहीं आएगा। सर कोई बात नहीं, आए या ना आए 2 नंबर का आ जाए हमें तो वही बहुत है। चलो अच्छी बात है, 2 नंबर का आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको सिखा दिया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो जो चीजें डायरेक्ट हैं वो सब जोड़ दें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इस क्वेश्चन में बाय चांस आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में दे रखा है, अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम मिसिंग होता तो मुझे क्या निकालना पड़ता, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता, सर हमें याद है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्या कर देंगे इसके अंदर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने कहा ठीक, और इसके अंदर माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये 3 काम करने से जो बैलेंस आएगा वो आएगा मेरा आरएमसी, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 1। उसके बाद बात करता है ओवरहेड की। किसकी बात करता है जी, ओवरहेड। ओवरहेड कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी। एक हो सकता है आपका इनडायरेक्ट लेबर, मैंने कहा ठीक है जी। एक आपका हो सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इन तीनों के टोटल को क्या बोला जाता है, ओवरहेड। बताएं जरा, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस सारे कौन से, इनडायरेक्ट, इन सबको क्या बोला जाएगा, ओवरहेड। अब इस ओवरहेड को समझने के बाद आपको एक नई चीज समझनी है, दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट, BY बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट समझाने से पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा ज्वाइंट प्रोडक्ट, और मजे की बात ज्वाइंट प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बाय प्रोडक्ट आपके सिलेबस में है। बस ये क्या चीज होती है बाय प्रोडक्ट और क्या चीज होती है ज्वाइंट प्रोडक्ट, वो समझना करें स्टार्ट। मैं प्रोडक्शन कर रहा था, सर ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, वही हमारा चैप्टर है आज। और मैं प्रोडक्ट बना रहा था P1, ठीक है जी। मैं P1 बनाने के लिए काम करने लगा, मटेरियल लेकर आया, लेबर को इकट्ठा करा, सारे काम मैंने करे, पूरी मेहनत मैंने करी, क्या करने के लिए, P1 बनाने के लिए,
ठीक है जी। जब मैं P1 बना रहा था तो J1 और B1 अपने आप बन गए। अच्छा, अपने आप बन गए। और ये अपने आप क्यों बने हैं? क्योंकि मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा था कि ये अपने आप बन गए। जो J और B बने हैं अपने आप, ये या तो ज्वाइंट प्रोडक्ट होंगे, या क्या होंगे जी? ज्वाइंट प्रोडक्ट, या क्या होंगे? बाय प्रोडक्ट। फिर समझे मैंने अब तक क्या कहा? मैं P1 बना रहा था, ठीक है जी। P1 बनाने के दौरान J1 और B1 अपने आप बन गए। अब इस J1 को और इस B1 को या तो ज्वाइंट प्रोडक्ट कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? बाय प्रोडक्ट। सर ये बात तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि ज्वाइंट किसको कहना है, बाय किसको कहना है? मैंने कहा 1 मिनट दो बस। अगर इस सेल्फ जनरेटेड प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर वैल्यू ठीक ठाक मिल जाती है, मार्केट के अंदर इसकी जो डिमांड है वो ठीक ठाक है, तो इसको बोला जाएगा ज्वाइंट प्रोडक्ट। और अगर इसकी मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो बहुत कम है और मार्केट के अंदर इसकी जो डिमांड है वो भी बहुत कम है, तो इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा? बाय प्रोडक्ट। अच्छा, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट को हम J1 से डिनोट कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट को हम B1 से डिनोट कर रहे हैं। फिर से समझें, जो प्रोडक्ट अपने आप बन गया उसकी मार्केट में वैल्यू है, उसकी मार्केट में डिमांड है, तो वो ज्वाइंट है, और अगर नहीं है तो वो क्या है? बाय। अब करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने धरती के नीचे से नेचुरल गैस निकाली, और हम इस नेचुरल गैस को प्योरीफाई करते 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 एंड में क्या निकालेंगे? पेट्रोल। हाँ सर, पेट्रोल निकाला हमने किससे? नेचुरल गैस से। लेकिन ये पेट्रोल सीधा नहीं निकलता। जब इस नेचुरल गैस को मैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में डालता हूं तो कई चीजें सामने निकल कर आती हैं। जैसे एक निकल के आती है ग्रीस, ठीक है सर, जिसको वैक्स भी बोलते हैं। अच्छा जी, एक निकल के आता है आपका केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। एक निकल के आएगा डीजल, और फिर क्या निकलेगा? पेट्रोल। अब ये जो मोम है, वैक्स है, ग्रीस है, इसकी मार्केट में डिमांड क्या होती है? बहुत रीजनेबल, बहुत कम, और इसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम। तो ये जो ग्रीस है, जो मोम निकले, इसको क्या बोला जाएगा? बाय प्रोडक्ट। और डीजल देखें जरा ध्यान से, क्या डीजल का प्राइस मार्केट में ठीक ठाक मिल जाता है? जी हाँ। क्या डीजल की मार्केट के अंदर ठीक ठाक वैल्यू है? जी हाँ। क्या डीजल की मार्केट के अंदर बढ़िया डिमांड है? जी हाँ। तो इस डीजल को क्या बोला जाएगा? ज्वाइंट प्रोडक्ट। जब आप सी इंटरमीडिएट में आएंगे तो आपका एक पूरा सिलेबस आएगा, सब्जेक्ट आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का। उसमें और डिटेल में बताया जाएगा कि ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, और इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक ही चीज बताई, महंगा बिक रहा है, ठीक ठाक डिमांड है तो ज्वाइंट, महंगा नहीं बिक रहा, सस्ता सा बिक रहा है, कबाड़ी लेके जा रहा है, कोई खास डिमांड नहीं है तो बाई। अब डीजल ज्वाइंट है के बाय है, पेट्रोल और ये केरोसिन ऑयल ज्वाइंट है के बाय है, ये जो है ग्रीस है, वैक्स है, ये ज्वाइंट है के बाय है। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, ना हमारे सिलेबस में है, इंटर में कॉस्ट अकाउंटिंग में आप। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब बाय प्रोडक्ट की कीमत बढ़िया मिल जाती है, बाय प्रोडक्ट की डिमांड बढ़िया होती है, और जो है ना, उल्टा बोल गया शायद मैं, हाँ, ज्वाइंट प्रोडक्ट की डिमांड बढ़िया होती है, ज्वाइंट प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़िया होती है, डिमांड भी बढ़िया होती है, जबकि बाय प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू और डिमांड दोनों क्या होती है? बहुत कम। बस ये धक्के से हम बेच देते हैं। ठीक है सर, हमने बाय प्रोडक्ट बनाया, बेच दिया। अब हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में बाय प्रोडक्ट है, अगर बाय प्रोडक्ट बन जाए तो मैं इसको क्या कर दूंगा? सेल। हाँ सर, सेल कर देंगे। इसके सेल करने से जो मेरा मेन प्रोडक्ट है, कौन है जी? मेरा मेन प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस। उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस। फिर से समझें, मैंने लास्ट में आपको क्या कहा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं क्वेश्चन के थ्रू। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मेरे पैसे लग गए 1 लाख रुपए, ठीक है जी। इस प्रोडक्ट का नाम रख देते हैं पी। अब इस पी को बनाने में एक बाय प्रोडक्ट अपने आप बन गया, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत कम थी, मैंने मार्केट में 2000 रुपए में क्या कर दिया? सेल। अब अगर कोई मेरे से ये पूछे कि भाई साहब पी नाम का प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके कितने रुपए खर्च हो गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? 98,000 रुपीज लग गए। हाँ सर, सही बात है, 1 लाख रुपए लगे थे, बाय प्रोडक्ट बेचकर 2000 रुपए मैंने रिकवर कर लिए। बाकी अगर मेरे से कोई पी नाम के मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट पूछे कि भाई साहब ये आपने कितने रुपए में तैयार किया, तो मैं क्या बोलूंगा? 98,000। ठीक है जी।
अब कह रहा है अगर कोई आपका बाय प्रोडक्ट बन जाए तो आप इसको किस वैल्यू पे दिखाओगे, दैट इज कॉल्ड एनआरवी, दैट इज कॉल्ड एनआरवी। एनआरवी की फुल फॉर्म बताएं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी उस एनआरवी पे इस बाय प्रोडक्ट को दिखा दिया जाएगा। सर फिर एक बार बताओ, ज्वाइंट प्रोडक्ट आए तो क्या करेंगे? अरे सी इंटरमीडिएट में बताऊंगा क्या करेंगे। फाउंडेशन में सिर्फ बाय प्रोडक्ट है और बाय प्रोडक्ट का सेल प्राइस दे रखा होगा, आपने कॉस्ट में से माइनस करना है, बात खत्म। ठीक है सर, अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले देखें क्या लिखा, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अरे सर आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना सिखा दिया, मैंने कहा और क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और यहाँ पर सारे खर्चे कौन से आएंगे, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इन सब के टोटल को क्या बोला जाएगा, प्राइम कॉस्ट। अगर आप ये हेडिंग प्राइम कॉस्ट नहीं भी दिखाएंगे तो भी चल जाएगा, ये तो प्राइम कॉस्ट हेडिंग, इन तीनों के टोटल को प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। उसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रॉयल्टी पढ़ा था, हायर चार्जेस पढ़ा था। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है कोई, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन है या फैक्ट्री की कॉस्ट है, और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। क्रेडिट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, बाय प्रोडक्ट एट एनआरवी। हाँ सर आप ही ने तो कहा था बाय प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं वो मेरे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस। और हम डेबिट क्या किए जा रहे हैं, कॉस्ट को डेबिट किए जा रहे हैं। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को क्रेडिट, और क्रेडिट किस वैल्यू पे करूंगा, एनआरवी पे। ठीक है जी। उसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मैंने डेबिट करा था, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मैंने क्रेडिट कर दिया। जो बच गया वो क्या बच गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो चीज मैंने बनाई है उसकी क्या बच गई, कॉस्ट। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगी जी, ट्रांसफर। फिर बात करते हैं, ट्यूटोरियल नोट किए किसी काम का नहीं है, हम करते हैं सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 2। मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या बनाएंगे जी हम, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या बनाना सीख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से देख लिया होगा इसका फॉर्मेट, और आपको सारी बातें भी समझ में आ गई होगी। हाँ ठीक है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, दोबारा सुने मैंने क्या बोला, रॉ मटेरियल से रिलेटेड और डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड और जो भी चीज़ें डायरेक्ट हैं वो सारी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फिनिश गुड्स से रिलेटेड सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, फिनिश गुड्स से रिलेटेड सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है सर, अब बनाना स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहाँ के लिख देता हूँ पर्टिकुलर रुपीज़, और यहाँ पे भी क्या लिख दें, पर्टिकुलर, और यहाँ पे भी क्या लिख दें जी, रुपीज़। पढ़ना करें स्टार्ट। मिस्टर विमल रन फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स, साबुन बनाते हैं अपन। Following detail are available in respect to the manufacturing activity for the year ending 31st March 2016. Opening WIP, closing WIP, opening inventory of raw material, closing inventory of raw material, purchase, higher charges, direct wages, closing WIP, repair and maintenance, unit produce. ठीक है जी, तो सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड दे रखी हैं। हाँ सर, ओपनिंग WIP बताएं जी कितनी है, 10,000 यूनिट्स, और ये कितने रुपए की, 16,000 रुपए की। तो यहाँ के लिख दें टू ओपनिंग WIP यूनिट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कॉलम बनाना जरूरी नहीं है, बस हमने बना दिया 10,000 और रुपीज में कितने, ये 16,000 रुपए। क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया हमने, जी हाँ। क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट, तो यहाँ क्या लिख दें, बाय क्लोजिंग WIP 12,000 क्या है, यूनिट्स। हम रुपीज की बात करेंगे, रुपीज कितने इसके, 20,000, ये 20,000 रुपीज हमने क्या कर दिए, क्रेडिट। पॉइंट नंबर 2 हो गया, यस सर। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल डेबिट कर देते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, ओपनिंग डेबिट करके, परचेज डेबिट करके, क्लोजिंग भी क्या कर सकते हो, डेबिट। नहीं तो यहाँ क्या लिखोगे, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ सर हमें याद आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिख देते हैं। ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखें क्या क्या चीजें, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000, ये लो जी, ये लिख दिया मैंने 1,70,000 हो गया जी। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000, ये क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी 1,90,000। और परचेज हो गया मेरा 8,20,000, परचेज कितना हो गया मेरा, 8,20,000। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर अलाउड है। तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना है जी, 1,70,000, परचेज कितनी है 8,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी 1,90,000, दिस कम्स टू 8 लाख रुपीज। दिस इज कॉल्ड RMC, 8 लाख रुपए।
रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर मैं इसकी बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, परचेज और रॉ मटेरियल हो चुका है। हायर चार्जेज ऑफ मशीन 60 पैसा, 60 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर। तो यहाँ क्या लिख दूं, टू हायर परचेज चार्जेस, टू हायर चार्जेज ऑफ मशीन, टू हायर चार्जेस ऑफ मशीन। मशीन का हायर चार्जेस बताएं कितने हैं जी, मशीन का हायर चार्जेस हैं जी 60 पैसा पर यूनिट। और किस चीज के, जो यूनिट मैंने क्या करी है, मैन्युफैक्चर्ड। सबसे लास्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस्ड। हमने यूनिट कितनी बना दी सर, हमने यूनिट बना दी 5 लाख। अच्छा सर, अगर आपने 5 लाख यूनिट बना दी और एक यूनिट पे 60 पैसे लग रहे हैं, एक यूनिट पे कितने पैसे लग रहे हैं, 60 पैसे, तो 5 लाख यूनिट और एक यूनिट पर कितने पैसे लग रहे हैं, 60 पैसे। दिस कम्स टू 3 लाख रुपीज। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर, अगला पॉइंट और खतरनाक, हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री 220। अरे फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे ही डाल दूं क्या, और क्या। हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री कितने जी, 2,20,000। टू हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री 2,20,000 रुपीज। लो जी, 2,20,000 रुपीज हमने यहां लिख दिया। उसके बाद बात करता है इन दोनों की, इसकी चर्चा करते हैं। बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना खर्च हो गया, 1,80,000। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दें, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000। लो जी, यहाँ लिख दिया टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पैसा है आपका 1,80,000। अब बच गया काम की बात। हाँ सर, काम की बात कराओ। डायरेक्ट वेजेस, देखिए डायरेक्ट वेजेस कितनी है, कॉन्ट्रैक्टेड रुपीज 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। जो आपने बनाई है उस पर कितने पैसे हैं जी, 80 पैसे। तो हमने बनाई कितनी है, 5 लाख। एंड रुपीज 40 पैसा पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। अच्छा, जो ऐसी यूनिट है जो मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी लेकिन पूरी नहीं बनी है, उनके ऊपर भी मेरी वेजेस लग चुकी है 40 पैसे के हिसाब से। और आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग WIP यूनिट्स कितनी दे रखी है, 12,000 यूनिट्स। अच्छा सर, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस। सर हमने यूनिट मैन्युफैक्चर कितनी करी है, हमने यूनिट मैन्युफैक्चर करी है जी 5 लाख, और हर एक यूनिट पे कितने पैसे, 80 पैसे। तो ये कितने पैसे हो गए जी, 4 लाख रुपए। और हमारी क्लोजिंग WIP में यूनिट्स कितनी हैं सर, हमारी क्लोजिंग WIP में यूनिट्स हैं 12,000, और इन 12,000 यूनिट्स पर 40 पैसे के हिसाब से 4,800 रुपए की क्या लग चुकी, लेबर। इस चीज को मैं 1 मिनट दोबारा से बता देता हूं, फिर से समझें। मैंने काम करना स्टार्ट करा कितनी यूनिट्स पर, 5 लाख और 12,000 यूनिट्स पर, जिसमें से 5 लाख यूनिट्स मैंने बना ली और 12,000 ऐसी थी जो मैंने बनानी तो स्टार्ट कर दी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। तो इसको क्या बोला जाएगा, WIP। और ये क्या है, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स पे कहता है 80 पैसे की लेबर लग चुकी है और WIP पे 40 पैसे की लेबर लग चुकी है। तो 5 लाख यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 80 पैसा, दिस कम्स टू 4 लाख। 12,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 40 पैसा पर यूनिट, दिस कम्स टू 4,800। टोटल हो गया 4,04,800। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। फिर से देखते हैं, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP हो गया, ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल, परचेज। यहाँ से इन तीनों का यूज करके क्या निकाल लिया, RMC। ये ओपनिंग डेबिट कर दिया, क्लोजिंग एड कर दिया, हायर परचेज चार्जेस खर्चा डेबिट कर दिया, हायर परचेज चार्जेस ऑफ हायर परचेज चार्जेस ऑफ टू बी यूनिट्स मैन्युफैक्चर। यूनिट्स मैन्युफैक्चर कितनी थी, 5 लाख। 5 लाख का 60 पैसे मल्टीप्लाई करा, 3 लाख। हायर चार्जेस ये लिख दिया, रिपेयर मेंटेनेंस एज लिख दिया। डायरेक्ट वेजेस कहता है मैन्युफैक्चरिंग पे 80 पैसे और 40 पैसे क्लोजिंग WIP पे। ध्यान से देखें किस पे लग रहे हैं, क्लोजिंग WIP पे लग रहे हैं डायरेक्ट वेजेस, ओपनिंग WIP पे लग ही नहीं रहे डायरेक्ट वेजेस। ठीक है जी, तो क्लोजिंग WIP मेरी थी 12,000 यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग है मेरी 5 लाख यूनिट। तो मैंने निकाल दिया 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80 पैसा एंड 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 पैसा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा क्या चीज सामने आ जाएगी सर, मेरी सामने आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सामने आ जाएगी। तो डेबिट साइड का क्या करना स्टार्ट करें, टोटल 16,000 प्लस 8 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4 लाख प्लस 4,800। दिस कम्स टू 19,20,800। 19,20,800 इसमें से माइनस कर दीजिए 20,000, दिस कम्स टू 19,800। अच्छा सर, कितना बच गया मेरा, 19,800।
दिस 19 लाख एंड 800 इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। किस नाम से ट्रांसफर हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और यू कैन से दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो चीज मैंने प्रोड्यूस करी उसकी क्या की कॉस्ट, और साथ में क्या लिख दिया मैंने आपकी सुविधा के लिए? बैलेंसिंग फिगर। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज ओवर। आपको बस ध्यान ये रखना है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे मिले आपको सारे के सारे यहाँ डाल देना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी डेबिट होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी क्रेडिट होगा। उसके अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड खर्चे हैं, चाहे डायरेक्ट वेजेस मिले, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मिले, चाहे रॉयल्टी चार्जेस मिले, चाहे रिपेयर मिले, या जो भी आपको दिखे वो मैन्युफैक्चरिंग में डाल दो। मैन्युफैक्चरिंग का जो बैलेंस शीट वगैरह वो ट्रेडिंग में चला जाएगा। फिर ट्रेडिंग में ओपनिंग और फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या लिखा जाएगा? फिनिश गुड्स। हाँ सर सही बात है, रॉ मटेरियल यहाँ गया ओपनिंग क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी यहाँ गया ओपनिंग क्लोजिंग, तो बचा क्या? फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब की बार कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, और हम क्या बना रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज ओवर। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समरी स्टार्ट हो जाती है, दिस चैप्टर इज ओवर। ये बड़ा सुंदर सा प्यारा सा चैप्टर था, एक ही इसका क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट।